लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हाइंशैन को आइस पूल के पास एक बंदा मिला था जो देखने में एंशिएंट टाइम का आदमी लग रहा था। हाइंशैन उसके बारे में और जानना चाहता था, लेकिन तभी वहां पर उस पर कहीं से आइस थ्रेड्स ने हमला कर दिया था। ऐसे में हाइंशैन को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा था, पर भागते वक्त उसने उस आदमी का वॉलेट ले लिया था। जब हाइंशैन उस वॉलेट की तलाशी लेता है तो हाइंशैन को पता चलता है कि इस बंदे का नाम क्विंजैन है। हाइंशैन को याद था क्विंजुआन ने एक बार उसे बताया था कि उसके भी दादाजी का नाम क्विंजैन था। ऐसे में हाइंशैन जानना चाहता था क्या ये बंदा और क्विंजुआन के ऊपर दादाजी सेम थे। अब आगे इसी बारे में जानने के लिए हाइंशैन डिसाइड करता है कि अब वो पीछे वापस उस आदमी के पास जाएगा। यही सोचकर हाइंशैन डिसाइड करता है कि अब वो दोबारा से आइस लेक के पास जाएगा। बात ये थी कि हाइंशैन ये जानना चाहता था कि क्या ये बंदा सच में क्विंजुआन का परदादाजी है, और दूसरी बात ये भी थी कि हाइंशैन ये भी जानना चाहता था कि सेवेंथ टीम जब पहली बार डेमन वर्ल्ड में आई थी तब उनके साथ एक्चुअल में क्या हुआ था। यही सोचकर हाइंशैन डिसाइड करता है कि वो इस बंदे के पास जाएगा और इसे जगाने की कोशिश करेगा। वो अपना ड्रैगन स्पीयर बाहर निकालता है एंड तेजी से इस बंदे के पास भागते हुए आ जाता है। पर जैसे ही हाइंशैन वहां पर पहुंचता है, अचानक से लेक से कई सारे आइस थ्रेड्स बाहर आते हैं जो हाइंशैन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। तो हाइंशैन ड्रैगन स्पीयर का यूज कर उनका सामना करता है, लेकिन तभी अचानक से लेक के अंदर से बहुत सारे टेंटिकल्स बाहर आ जाते हैं जो उन आइस थ्रेड से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक थे। एंड तभी लेक से एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट बाहर आता है जो देखने में किसी जेलीफिश जैसा था। हाइंशैन उसके हमलों का सामना करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो अपने टेंटिकल्स में हाइंशैन को बुरी तरह से जकड़ लेता है। हाइंशैन उनसे छूटने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। पर तभी बीच में सिल्वर फॉक्स आता है और अपनी लाइटनिंग का यूज़ कर कुछ देर के लिए इन टेंटिकल्स को हाइंशैन से दूर कर देता है। हाइंशैन इसी मौके का फ़ायदा उठाता है और जल्दी से वॉर एंजल को बाहर बुला लेता है एंड उसे ऑर्डर देता है कि जाओ जाकर उस जेलीफिश को मार दो। वॉर एंजल तेज़ी से आगे बढ़ती है एंड जाकर उस जेलीफिश से फाइट करना शुरू कर देती है। अभी के लिए वॉर एंजल और उस जेलीफिश के बीच एक बहुत ही खतरनाक फाइट शुरू हो गई थी। वॉर एंजल अपनी स्वॉर्ड से एक के बाद एक जेलीफिश के सभी टेंटिकल्स काटते जा रही थी। हाइंशैन दूर से सब देख रहा था, पर तभी वो नोटिस करता है कि जितने भी टेंटिकल्स वॉर एंजल काट रही थी वो दोबारा से रीजनरेट हो जा रहे थे। ऐसे में वॉर एंजल के हमलों का इस जेलीफिश पर कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा था। इस जेलीफिश को उनसे कोई चोट ही नहीं पहुंच रही थी। तो ऐसे में आखिर वॉर एंजल इसे मारेगी कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल था, क्योंकि इसके पास इस जेलीफिश के पास बहुत ही पावरफुल रीजनरेशन कैपेबिलिटी थी। हाइंशैन सोच में पड़ जाता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। उसे पता था कि उसका ड्रैगन स्पीयर बहुत ज़्यादा पावरफुल है एंड अगर वो अपने ड्रैगन स्पीयर से इस पर हमला करता है तो इस जेलीफिश को मार सकता है। लेकिन दुख की बात ये थी कि अभी के लिए वॉर एंजल इस ड्रैगन स्पीयर का यूज़ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वॉर एंजल एक पेट थी, ना कि कोई ह्यूमन। एंड अगर हाइंशैन जाकर अपनी पावर से इस ड्रैगन स्पीयर का यूज़ करते हुए उस जेलीफिश पर हमला भी करता है तो भी इसका कोई खास फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हाइंशैन की पावर अभी के लिए इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो अकेले एक सुपर बीस्ट का शिकार कर सके। ऐसे में वो परेशान हो गया था कि उसे क्या करना चाहिए। इधर वॉर एंजल और उस जेलीफिश की फाइट वक्त के साथ और ज़्यादा खतरनाक होती जा रही थी। वॉर एंजल उसे मारने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तभी वॉर एंजल अपने स्वॉर्ड से उस जेलीफिश के 2 टुकड़े कर देती है। उसने जेलीफिश को बीच में से काट दिया था। ये देखकर हाइंशैन खुश हो जाता है। उसे लगता है कि अभी जेलीफिश मारी गई है, पर ये उसकी गलतफहमी थी। कुछ ही पलों में वो जेलीफिश दोबारा से रीजनरेट हो जाती है। ये देखकर बेचारा हाइंशैन और ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो सोच में पड़ गया था कि क्या ये जेलीफिश इमॉर्टल है, लेकिन इमॉर्टल जैसी तो कोई चीज़ होती ही नहीं थी। तो आखिर ऐसे में ये जेलीफिश अमर कैसे हो सकती थी। ज़रूर इसकी भी कोई ना कोई वीकनेस होगी। तभी उस पर कुछ आइस थ्रेड्स हमला कर देते हैं। हाइंशैन उनके हमलों को डॉज कर देता है, लेकिन अब वो सोच में पड़ गया था कि आखिर उस पर आइस थ्रेड से हमला कौन कर रहा है। स्टार्टिंग में उसे लगा था कि जेलीफिश ही उस पर आइस थ्रेड से हमला कर रही है, लेकिन अब उसे समझ आने लगा था कि वो जेलीफिश नहीं थी,
जो उस पर आइस थ्रेड से हमला कर रही थी। तभी हाइंशन की नज़रें उस वाटर लिली के प्लांट पर पड़ती हैं एंड ध्यान से ऑब्जर्व करने के बाद हाइंशन को समझ आता है कि उस पर आइस थ्रेड से हमला जेलीफिश नहीं बल्कि वो वाटर लिली का प्लांट कर रहा था। ये देखकर हाइंशन अब सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो किस तरह इसे मार सकता है। उसके पास अब एक ही रास्ता था कि वो किसी भी तरह इस वाटर लिली को डिस्ट्रॉय कर दे। अगर वो ऐसा कर देता तो आइस थ्रेड के हमले बंद हो जाते, जिससे एट द एंड उसे और वॉर एंजल को फाइट में प्लस पॉइंट मिल सकता था। लेकिन हाइंशन चाहे कुछ भी कर ले, वो जेलीफिश को नहीं मार सकता था। एंड अगर वो वाटर लिली को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता तो जेलीफिश बीच में आ जाती थी। वो हाइंशन को वाटर लिली तक पहुंचने ही नहीं देती थी। यह अभी के लिए उसके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसे उसे किसी भी तरह सॉल्व करना था। हाइंशन वॉर एंजल को उस जेलीफिश को दूर ले जाने का ऑर्डर देता है। ये सुनकर जल्दी से वॉर एंजल उस जेलीफिश को फाइट में उलझा लेती है एंड उसे वाटर लिली से थोड़ा दूर लेकर आती है। ये देखकर हाइंशन को एक अच्छा मौका मिल जाता है। वो जल्दी से अपना ड्रैगन स्पीयर पूरी पावर के साथ उस वाटर लिली पर लॉन्च कर देता है। अभी के लिए हाइंशन ने ड्रैगन एलिफेंट स्ट्राइक का यूज़ किया था, जिसमें उसने अपनी पूरी पावर लगा दी थी एंड अभी के लिए उसका ये हमला खतरनाक स्पीड के साथ वाटर लिली की तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर वो वाटर लिली जल्दी से अपने ऊपर आइस की एक लेयर बना लेता है ताकि हाइंशन के हमले से उसे कोई इफेक्ट ना हो। लेकिन ये देखकर भी हाइंशन नहीं रुकता है। वो अपनी और पावर इस हमले में लगा देता है, जिससे एट द एंड आइस की वो लेयर टूट जाती है एंड हाइंशन का हमला सीधा जाकर उस वाटर लिली को लगता है, जिससे वाटर लिली का एक पौधा पूरी तरह से जल जाता है। लेकिन अभी भी वहाँ पर कुछ पौधे मौजूद थे। हाइंशन अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा ठंड महसूस कर रहा था। उसे समझ आ गया था कि वाटर लिली के अंदर से अभी के लिए एक बहुत ही पावरफुल कोल्ड ऑरा निकल रहा है, जिसके कांटेक्ट में आते ही उस जैसे बंदे को जिसने आइस जेट स्किन की तक प्रैक्टिस कर रखी थी, उसे तक ठंड लग रही थी। ऐसे में समझा जा सकता था कि ये ऑरा कितना ज़्यादा पावरफुल था। तभी अचानक से वाटर लिली के ऊपर एक आइस की लेयर अपने आप क्रिएट हो जाती है एंड इससे पहले कि हाइंशन कुछ समझ पाता, अचानक से वो लेयर फूटती है एंड एक पौधे के अंदर से, एक फ्लावर के अंदर से अभी के लिए एक आइस फेरी बाहर आती है। देखने में वो काफ़ी ज़्यादा छोटी थी। देखा जाए तो उसका साइज हाइंशन के हथेली के बराबर का ही था। ये देखकर हाइंशन सोच में पड़ गया था कि आखिर ये आइस फेरी है क्या ये किसी सुपर बीस्ट की रियल बॉडी है? ऐसा ही होना चाहिए। हाइंशन को एक अच्छा मौका लगता है एंड वो आइस फेरी पर हमला कर देता है। लेकिन आइस फेरी अपने पंच से उसके हमले को काउंटर करती है एंड ये काउंटर इतना ज़्यादा पावरफुल था कि हाइंशन का ड्रैगन स्पीयर उसके हाथों से छूटकर दूर जाकर गिरा था एंड हाइंशन को तक चोटें आ गई थी, जिससे हाइंशन समझ गया था कि आइस फेरी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि अभी के लिए उस वाटर लिली के डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से वो जेलीफिश अभी के लिए पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी एंड इसी वजह से हाइंशन और वॉर एंजल अब साथ मिलकर इस आइस फेरी का सामना कर सकते थे। हाइंशन अपने पीकॉक क्रॉसबो से इस आइस फेरी पर हमला कर देता है। उसका हमला बहुत ज़्यादा पावरफुल था एंड बहुत ही तेज़ स्पीड से इस आइस फेरी की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन ये आइस फेरी बहुत ईजीली उसके हमलों को डॉज कर देती है एंड अब तेज़ी से हाइंशन की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देती है। हाइंशन के पास अब ऐसा कोई भी रास्ता नहीं था जिससे वो अपने आप को वाटर फेरी के हमले से बचा सके। ये देखकर हाइंशन जल्दी से वॉर एंजल को ऑर्डर देता है एंड हाइंशन का ऑर्डर मिलते ही वॉर एंजल बीच में आ जाती है। बीच में आकर वो आइस फेरी के हमले को ब्लॉक कर देती है। अभी के लिए वॉर एंजल और आइस फेरी दोनों ही आपस में टकरा गए थे एंड उनके टकराने की वजह से एक ज़ोरदार धमाका हुआ था। साथ ही दोनों ही कुछ कदम पीछे चले गए थे। इससे हाइंशन ये तो समझ गया था कि आइस फेरी वॉर एंजल के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन एक आइस फेरी इतनी ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकती थी, ये हाइंशन को समझ नहीं आ रहा था। वो अपने ख्यालों में गुम था ही तभी उसकी नज़र सिल्वर फॉक्स पर पड़ती है, जो अभी के लिए वाटर लिली के बचे कुचे प्लांट को खा रहा था। ये देखकर हाइंशन उसे रोकने जाता है, क्योंकि इस प्लांट को खाने से हाइंशन को भी फ़ायदा हो सकता था। लेकिन इससे पहले कि हाइंशन उसे रोक पाता, सिल्वर फॉक्स ने पूरा का पूरा प्लांट खा लिया था। हाइंशन ने अभी के लिए आइस फेरी को वॉर एंजल के साथ उलझा दिया था
ऐसे में उसके पास अभी के लिए काफ़ी अच्छा मौका था। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर हाइंशन उस ओल्ड मैन के पास आता है एंड उसे जगाने की कोशिश करता है, पर वो ओल्ड मैन नहीं जागता है। लेकिन तभी हाइंशन देखता है कि उस ओल्ड मैन की बॉडी से जो आइस ऑरा था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था एंड उसकी लाइफ फोर्स धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं था कि ये आदमी उस वाटर लिली की वजह से हाइबरनेशन में चला गया था एंड जब वो वाटर लिली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी तो ये हाइबरनेशन से बाहर आ रहा था। पर अगर ऐसा था तो ये बहुत ही खतरनाक बात थी, क्योंकि हाइंशन के पास अभी के लिए ऐसा कोई टूल नहीं था जिसकी मदद से हाइंशन इसे बहुत ही केयरफुली हाइबरनेशन से बाहर ला सके। ऐसे में ऐसा भी हो सकता था कि हाइबरनेशन से बाहर आते ही आदमी मारा जाए। खैर, अभी के लिए इस बारे में सोचने का समय नहीं था, इसलिए हाइंशन जल्दी से उस आदमी को उठाता है एंड वहाँ से भागते हुए बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है। यहाँ आकर हाइंशन उसकी बॉडी को टच करता है तो हाइंशन को समझ आता है कि उसकी बॉडी, उसकी स्किन जो थोड़ी देर पहले काफ़ी ज़्यादा रफ और टफ थी, अभी के लिए उसमें भी इलास्टिसिटी आ गई थी। मतलब धीरे धीरे ये आदमी जिंदा हो रहा था एंड हाइबरनेशन से बाहर आ रहा था। तभी हाइंशन की नज़रें उस आदमी की आंखों पर पड़ती हैं जो अभी के लिए हल्का हल्का मूव हो रही थी। ये देखकर हाइंशन अभी के लिए सोच में पड़ गया था कि क्या सच में ये बंदा क्विंगजैन है, लेकिन उसके पास उसके सवालों का जवाब नहीं था। खैर, जब ये आदमी हाइबरनेशन से बाहर आता तो हाइंशन को उसके सवालों का जवाब मिल ही जाता एंड वो मिस्ट्री जो पिछले न जाने कितने सालों से उसके मन में थी वो आज सॉल्व हो जाती। अचानक से ही थोड़ी देर बाद वो बंदा अपनी आंखें खोल लेता है एंड चारों तरफ देखने लगता है। उसे अपनी आंखें खोलता देख हाइंशन उससे पूछता है, क्या क्या तुम जाग गए? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? तो इस पर वो बंदा पहले तो हाइंशन को घूरता रहता है, लेकिन उसके बाद वो हाइंशन को धक्का देकर कहता है, हान जी से बचकर रहना, हान जी से दूर रहना, वो खतरनाक है। हाइंशन को कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन इससे पहले कि वो आदमी कुछ और कह पाता, अचानक से उसे खून की उल्टियाँ होने लगती हैं। हाइंशन जल्दी से उस आदमी को स्टेबल करने की कोशिश करता है, उसे लिक्विड पोशन तक पिलाता है ताकि वो आदमी रिकवर हो सके एंड उसकी सारी इंजरीज भर सकें। लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है एंड थोड़ी देर बाद उस आदमी की बॉडी पूरी तरह से शांत हो जाती है। हाइंशन उसकी बॉडी को ध्यान से चेक करता है तो उसे पता चलता है कि इसकी ब्रीदिंग, हार्ट बीट दोनों रुक चुकी हैं एंड इसकी बॉडी से लाइफ फोर्स अभी के लिए पूरी तरह से गायब हो चुकी है। मतलब साफ था कि यह आदमी अब मर चुका था। पर तभी हाइंशन देखता है कि मरने से पहले वो आदमी अपनी पॉकेट की तरफ इशारा कर रहा था। हाइंशन सोच में पड़ जाता है कि इसके पॉकेट में कुछ है, लेकिन ज़्यादा सोचने की बजाय अब वो उसकी पॉकेट की तलाशी लेना शुरू कर देता है एंड थोड़ी देर तक तलाशी लेने के बाद फाइनली उसे उस आदमी की पॉकेट के अंदर एक लेदर का पीस मिलता है। हाइंशन जल्दी से उस पीस को ध्यान से ऑब्जर्व करता है। जब वो उसे खोलता है तो हाइंशन को उसके अंदर कुछ एंशिएंट टेक्स्ट दिखाई पड़ते हैं। हाइंशन उस पीस का नाम पढ़ता है, उस पर लिखा था ब्लड लाइन लाइफ स्क्रिप्चर। हाइंशन ये नाम पढ़कर अभी के लिए शॉक हो गया था, क्योंकि वो इस बारे में जानता था। असल में ब्लड लाइन लाइफ स्क्रिप्चर ब्लड सेक्ट के लोगों के पास मौजूद एक डॉक्यूमेंट होता था जिसमें ब्लड सेक्ट के सभी मिथ्स, सभी डिटेल्स, सभी डेटा और सभी तरह की मार्शल आर्ट्स रिकॉर्ड होती थी। हाइंशन के पास अभी के लिए जो पीस था वो काफ़ी छोटा था, ऐसे में इसमें ब्लड सेट के सभी डिटेल्स तो नहीं हो सकती थी, पर हाँ इसके अंदर ज़रूर ब्लड सेट की कोई मार्शल आर्ट टेक्निक या उनकी कोई ऐसी डिटेल हो सकती थी जिस बारे में हाइंशन ने आज तक कभी सुना भी नहीं था। पहले ह्यूमंस के पास बहुत सारे स्क्रिप्चर थे ब्लड सेक्ट के, लेकिन बाद में जब ह्यूमंस को ऐसा लगने लगा कि ब्लड सेक्ट अब इविल हो चुका है एंड वो ह्यूमंस के खिलाफ काम कर रहा है, तो उन्होंने ब्लड सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही साथ उनके जितने भी स्क्रिप्चर थे उन सभी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया एंड सभी बुक्स को भी जलाकर राख कर दिया, ताकि कोई भी फ्यूचर में उन बुक्स को ना पढ़ सके और ब्लड सेक्ट के बारे में ना जान सके। ऐसे में हाइंशन को अभी के लिए बस इतना पता था कि ब्लड सेक्ट नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, एक सेक्ट था जो एक टाइम पर बहुत ज़्यादा पावरफुल था एंड उनके पास बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक थी। साथ ही साथ वो ब्लड गॉड नाम के गॉड को जानते थे। इससे ज़्यादा हाइंशन को ब्लड सेक्ट के बारे में और कुछ भी नहीं पता था, पर ये स्क्रिप्चर पढ़कर हाइंशन इस बारे में और जान सकता था।
हानशन को समझ नहीं आता है कि आखिर इस बंदे के पास ये स्क्रिप्चर आया कहाँ से। एंड दूसरी बात ये भी थी कि ये बंदा हानशन को हानजी से दूर रहने के लिए कह रहा था, लेकिन हानजी तो उसके ही परदादाजी थे। ऐसे में हानशन को अपने परदादाजी से दूर रहने की ज़रूरत कैसे थी? आखिर क्या था राज जो हानशन नहीं जानता था? आखिर क्या थी उसके परदादाजी की मिस्ट्री? ये हानशन को समझ नहीं आ रहा था। उसके लिए अभी के लिए कन्फ्यूजन और ज़्यादा बढ़ चुकी थी। थोड़ा सोचने के बाद हानशन इस स्क्रिप्चर को पढ़ता है एंड थोड़ा पढ़ने पर ही हानशन को समझ आ जाता है कि ये स्क्रिप्चर कोई रिलीजियस स्क्रिप्चर नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक मार्शल आर्ट टेक्निक लिखी हुई है, एक कल्टीवेशन मेथड है जिसका यूज़ कर कर हानशन अपने कई तरह के जिन लॉक्स को अनलॉक कर सकता है। हानशन आइस जेड स्किन के साथ अपने 9 जिन लॉक अनलॉक कर सकता था, मिस्टीरियस मंत्रा के साथ 10 जिन लॉक अनलॉक कर सकता था। एंड इस स्क्रिप्चर को सीखने के बाद हानशन अपने लगभग 9 जिन लॉक इसके साथ अनलॉक कर सकता था। मतलब ये स्क्रिप्चर किसी भी मामले में आइस जेड स्किन से कमज़ोर नहीं था। एंड ये बहुत ही कमाल की बात थी। साथ ही साथ हानशन को ये भी पता चला था कि अगर वो एक बार इस स्क्रिप्चर में लिखी हुई टेक्निक को सीख लेता है तो उसके ब्लड में ऐसा मॉडिफिकेशन होगा जिससे उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। एंड ये मॉडिफिकेशन सिर्फ उस तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसकी फ्यूचर जनरेशन्स को भी ये मॉडिफिकेशन मिलेगा, जिससे जब वो पैदा होंगी उसी टाइम पर उनके पास एक ऐसी पावर होगी जिसका सामना करना किसी भी ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता था। एंड ये बहुत ही कमाल की बात थी। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड आज यहीं पर ख़त्म हो जाता है।